ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दमयंती देवी का किला। अब सवाल यह था कि दमयंती देवी को जाकर सच कौन बताएगा। बड़ी मुश्किल से जाकर उसके चेहरे पर शांति दिखाई दी थी। उसका रौद्र रूप देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन सच तो सच है, उसे बताना भी बेहद ही जरूरी था। इसके अलावा यह बात दमयंती देवी तक पहुंचने में जितनी अधिक देर होती, यह खबर उतनी ही खतरनाक होती चली जाती। अंत में एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हुई वह पूरी टीम एक साथ दमयंती देवी के पास पहुंच जाती है और हाथ बांधकर सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। उनकी प्रतिक्रिया देखकर दमयंती देवी को कुछ ठीक नहीं लगता। अपने सिंहासन पर बैठी हुई दमयंती देवी उठ खड़ी होती हैं और उनकी ओर एकटक देखते हुए हाथ से उन्हें बोलने का इशारा करती हैं। एक पल की खामोशी के बाद उनमें से एक स्त्री सिपाही अपनी माँ से कहती है, माँ साहब, यह हमारी समझ से बाहर है। हमने आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा और न ही कभी कुछ ऐसा सुना है। हमने उसका ब्लड लिया और जांच भी की, लेकिन दमयंती देवी गरज कर कहती हैं, लेकिन क्या? वह स्त्री सिपाही सहमते हुए कहती हैं, लेकिन हम कुछ भी समझने में समर्थ नहीं हैं। इस तरह का ब्लड न हमने कभी देखा और न ही इसके बारे में हमसे पहले किसी ने कभी कुछ सुना था। दमयंती देवी कहती है, जितना समझ आ रहा है फिलहाल उतना समझ लो, अधिक की जरूरत नहीं है। तुम सब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि उसे जिंदा रख सकते हो या नहीं। अब उसमें से एक स्त्री जवाब देती है, माँ साहब, अभी तक उसे होश नहीं आया है, इसलिए हम चेक कर रहे थे कि कोई चिंता वाली बात तो नहीं है। हम जानना चाहते थे कि उसके ब्लड में साइनाइड की मात्रा ज्यादा तो नहीं। इतना कहने के बाद वह भी चुप हो जाती हैं। अब दमयंती देवी चिल्लाते हुए कहती हैं, जितना पूछा है उतना जवाब दो। तुम लोगों से होश में लाकर जिंदा रख सकते हो या नहीं? अब उनमें से दूसरी स्त्री सिपाही डर के कांपते हुए जवाब देती है, माँ साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी जान लगाकर भी उसे बचाए रखने की कोशिश करेंगे। हमें नहीं लगता कि जितनी देर वह हाइड्रोजन साइनाइड के कांटेक्ट में रही है उतनी देर में किसी की जान जा सकती है। शायद वह बेहोश है और कुछ ही समय में उसे होश आ जाएगा। अब दमयंती देवी भड़क कर गरजते हुए कहती हैं, अगर उसे कुछ हुआ तो तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम सभी पर इतनी दौलत हमने यूं ही बर्बाद नहीं की है कि तुम सब मिलकर इतनी छोटी सी समस्या न संभाल सको। फिर अपने हाथ से जाने का इशारा करते हुए कहती हैं, जाओ और जाकर अपना काम करो। वहीं दूसरी तरफ रात 2 बजे दिल्ली की सड़कें। बिना किसी को कानो कान खबर हुए युवराज अपने वफादार गजेंद्र पाल के साथ पार्टी हाउस के पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था। ठीक इसी वक्त अनिका वहां पहुंचती है। जब वह उन दोनों को चारों तरफ से बाहर निकलते हुए देखते हैं तो उसे यह समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि यह यहाँ से भागने का प्लान बना रहे हैं। उन दोनों को ठिकाने लगाने का यह बिल्कुल सही वक्त था, लेकिन अनिका जल्दबाजी से काम नहीं लेती है। बीती रात की घटना वह अभी तक भूली नहीं थी। वह जानती थी कि अगर किसी भी तरह से कोई और यहाँ आ गया तो उन दोनों के साथ साथ वह भी अनिका के हाथों बलि का बकरा बनेगा। यह बात 3 लोगों के साथ ही खत्म हो जाएगी। यह भी जरूरी नहीं था, इसलिए वह उन दोनों का पीछा करने का फैसला करती है। युवराज अपनी सबसे लेटेस्ट और बेहतरीन गाड़ी लेकर निकला था ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति में किसी भी तरह की मुसीबत से अपना बचाव कर सके, लेकिन यही करना उसे भारी पड़ता है। पार्टी हाउस से कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद एक सुनसान रास्ते पर अचानक से उसकी गाड़ी रुक जाती है। इस समय गाड़ी को गजेंद्र पाल ड्राइव कर रहा था और युवराज उसके साथ पैसेंजर वाली सीट पर बैठा था। गजेंद्र पाल कई बार कोशिश करता है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तब युवराज परेशान होकर कहता है, गजेंद्र, क्या कर रहे हो?
हमें समय पर एयरपोर्ट पहुंचना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक बार बाहर जाकर देखो कि इसमें क्या समस्या है। अगर कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो इस गाड़ी को यहीं छोड़ो और कैब बुक करो। वैसे भी अब हम पार्टी हाउस से काफी दूर आ चुके हैं। इतना कहने के बाद वह एक मास्क अपने चेहरे पर लगा लेता है ताकि उसे देखने के बाद कोई पहचान न सके। हालांकि इतनी रात में उसे देखने वाला कोई नहीं था, फिर भी युगराज किसी तरह की मुसीबत मोल उठाना नहीं चाहता था। गजेंद्र पाल कहता है, जी भैया जी, अभी देखता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर जाने के लिए जैसे ही गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वह ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है और उसके बाद कई बार कोशिश करने पर भी नहीं खुलता। फिर वह घबराकर युगराज से कहता है, भैया जी, लगता है कि जितना हम सोच रहे हैं इस गाड़ी की समस्या उससे ज्यादा है। हम बाहर निकल पाएंगे तभी इसे चेक कर पाएंगे, लेकिन इसके तो दरवाजे ही नहीं खुल रहे हैं। युगराज यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। वह अंदर ही अंदर चिंतित तो था ही, लेकिन अब उसे डर भी सताने लगता है और वह झल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे क्या बता रहे हो? यह सब तो मैं देख ही रहा हूँ, अब क्या करना है वह बोलो। गजेंद्र पाल कुछ नहीं कहता, सिर्फ चुपचाप युगराज की तरफ देखता है। युगराज समझ जाता है कि वह क्या कहना चाहता है। वह कहना चाहता है कि किसी को बुलाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। युगराज कहता है, हम यहाँ से बिना किसी को खबर दिए भाग रहे हैं। हम कहीं पार्टी फंक्शन में नहीं जा रहे जो सबको बताएं। कुछ और सोचो। अभी वह दोनों यह बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और बेहताशा इधर से उधर दौड़ने लगती है। अब गजेंद्र पाल घबराकर गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता है, लेकिन किसी भी तरह से गाड़ी पर काबू पाने में नाकामयाब रहता है। गाड़ी की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। गजेंद्र पाल लगभग चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर के बाद युगराज भी कुछ ऐसी ही हालत में था। अब दोनों गाड़ी के अंदर से ही मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन इस सुनसान सड़क पर उन्हें देखने या सुनने वाला कोई नहीं था। दरअसल अनिका ने उसकी गाड़ी के सिस्टम को हैक कर लिया था और अब इस गाड़ी का पूरा कंट्रोल अनिका के हाथ में था। तभी उनकी गाड़ी सड़क पर अचानक से वापस पीछे की तरफ घूम जाती है और उसी ओर दौड़ने लगती है जिस ओर से वह आए हुए थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखाई देता है जिसके हाथ में टेबलेट के आकार की जैसी डिवाइस थी। क्योंकि वह उन दोनों का गाड़ी पर से पूरी तरह से कंट्रोल जा चुका था, इसलिए वह दोनों हॉर्न देने की जगह पर अंदर से ही चिल्लाते हैं, सामने से हट जाओ सामने से। लेकिन वह व्यक्ति इतनी तेज गाड़ी को आते हुए देखकर भी सामने से नहीं हटता। युगराज और गजेंद्र दोनों ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें यकीन था कि अब वह व्यक्ति मारा जाएगा, लेकिन वह गाड़ी उस व्यक्ति के एकदम पास जाकर रुक जाती है। दोनों अंदर बैठे बैठे लंबी गहरी सांस लेते हैं और उसके बाद जब ध्यान से सामने की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक पतला लंबा दुबला शरीर काले कपड़ों में दिखाई देता है, जिसका शरीर और चेहरा दोनों ढके हुए थे, सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी। युगराज को यह आंखें बेहद खूबसूरत लगती हैं और साथ में जानी पहचानी भी। इस समय इनकी जान हलक में अटकी हुई थी, इसके बावजूद उसका दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। उसे अनिका को पहचानने में वक्त नहीं लगता और वह अब घबराते और गिड़गिड़ाते हुए गजेंद्र पाल से कहता है, मौत हमारे सामने है, हमारे सामने मौत खड़ी है। जिससे जितने दूर भाग रहे थे उसके उतने करीब आ गए। कुछ करो गजेंद्र, यह वही है जो हमारे सामने खड़ी है, यह वही है। गजेंद्र घबराकर युगराज की तरफ देखता है। इस वक्त दोनों के पसीने छूट रहे थे। गाड़ी का एसी भी उसके पसीने को सुखाने में समर्थ नहीं था, क्योंकि यह गर्मी के पसीने ही नहीं बल्कि मौत के डर की बूंदें थी। ठीक इसी वक्त गाड़ी अपनी जगह पर तेज रफ्तार से गोल गोल घूमने लगती है, जैसे कि यह कोई खिलौना हो और यह बच्चा खेलने के लिए उसके साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा हो। अब वह दोनों अपना बैलेंस बनाने के लिए दरवाजे के हैंडल और अपनी सीट को पकड़ लेते हैं। तभी गाड़ी रुक जाती है
और फिर तेज रफ्तार के साथ एक बार फिर से सड़क पर दौड़ने लगती है। इस बार गाड़ी दौड़ते हुए उस सुनसान सड़क को छोड़कर हाईवे पर आ जाती है। तभी वह दोनों देखते हैं कि उनके ठीक आगे ट्रक में लोहे के सरिये रखे हुए हैं जो कि बाहर की ओर निकले हुए थे। पहले उन्हें लगता है कि ट्रक धीमी गति से चल रहा है और फिर उन्हें एहसास होता है कि ट्रक अपनी जगह पर रुका हुआ था और उसी के पास खड़ा हुआ आदमी उन्हें हाथ के इशारे से अपनी गाड़ी को दूसरे ट्रक पर लेने के लिए इशारा कर रहा था। लेकिन वह बेचारा क्या जानता था कि यह गाड़ी उन दोनों के कंट्रोल में ही नहीं है। उस आदमी के पास ही कुछ और आदमी भी खड़े थे। जब वह गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर ले जाने की वजह इसी ट्रैक पर दौड़ते हुए देखते हैं तो तेजी से दौड़कर पहले वाले आदमी के पास आ जाते हैं और कहते हैं, इन दोनों ने पी रखी है या यह मरना चाहते हैं। उधर गाड़ी के अंदर युगराज और गजेंद्र के चेहरे से डर से सफेद हो गए थे और ठीक एक पल के बाद वह गाड़ी तेज आवाज के साथ ट्रक के इस तरह जा घुसती है कि रखे हुए सरिये उन दोनों के सिर और सीने को भेद देते हैं। यह आवाज ऐसा डर पैदा करने वाली थी जैसे कि कोई बम ब्लास्ट हुआ हो। गाड़ी के शीशे चकनाचूर होकर सड़क पर फैल चुके थे। गाड़ी का अगला हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। यह दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि देखने वाले समझ गए थे कि गाड़ी के अंदर कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। जो लोग उस गाड़ी को दूसरे ट्रैक पर जाने के लिए इशारा कर रहे थे वह दौड़ते हुए गाड़ी के पास पहुंचते हैं। यह मंजर इतना भयानक था कि वहां से गुजरने वाले काफी सारे वाहन अपनी अपनी गाड़ियों को साइड में लगाकर उतर आते हैं। लोग उन दोनों को गाड़ी से बाहर निकालकर अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन जब वह उनकी गाड़ी के नजदीक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उन्हें बाहर निकालना संभव नहीं है। जिस तरह से लोहे के सरिये उनके शरीर में घुसे थे और गाड़ी पूरी तरह से पिचक चुकी थी, उन दोनों को किसी भी तरह बाहर निकालना संभव नहीं था। गजेंद्र पाल की मौत उसी पल हो जाती है, लेकिन युगराज की सांसें अभी भी चल रही थी। लोगों ने अपनी तरफ से यह जानने की कोशिश की कि उन दोनों की स्थिति कैसी है। तभी एक व्यक्ति चिल्लाता है, इनमें से एक अभी भी जिंदा है, इसे किसी तरह बाहर निकालो। अब तक उन लोगों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया था तो किसी ने एम्बुलेंस को भी। वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि वह युगराज को बाहर निकाल पाए, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वह न एक शब्द बोल पाता है, न ही किसी की तरफ देख पाता है। बस मारते हुए यही सोच रहा था कि बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के बाद भी शीशे कैसे टूट गए, इसका लाइट सेफ सिस्टम कैसे खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस, अनिका अपने काम को अंजाम देकर वापस लौट चुकी थी। यह लगभग 3-3:30 बजे का समय था। जब वह अपने बेडरूम में पहुंचती है तब रोहित वहां मौजूद नहीं था। पहले उसे थोड़ी हैरानी होती है, फिर तुरंत उसे याद आता है कि जरूर रोहित सीक्रेट अंडरग्राउंड में होगा। वह बिना किसी देरी के चेंज करने के बाद रोहित के पास पहुंच जाती है।